खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश अब हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो। बात करें उद्योग धंधों की तो भी लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील सोच और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकासवादी सोच ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। इसी के तहत और इसी के साथ मध्य प्रदेश में अब आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर है और इसकी पुष्टि करते हैं नीति आयोग के आंकड़े। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी से मुक्त हुए हैं। साथ ही अगर बात करें 2015-16 और इसके अलावा 2019-21 की, तो 13.6 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से मुक्त हुए हैं और ये संख्या सिंगापुर और लीबिया जैसे देशों की कुल आबादी के दोगुना से भी अधिक है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में देश से गरीबी का बोझ कम करने में 10% योगदान दिया है। राज्य में 5 सालों की अवधि में बहुआयामी गरीबी व्यक्तियों की संख्या की अगर बात कर लिया जाए तो 15.94% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भारत के सभी राज्यों के बीच गरीबी कुल अनुपात में सबसे तेजी से कमी आई है। मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता 47.25% से घटकर 43.70 हो गई है। बता दें कि कृषि की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कितना उन्नत हुआ है मध्य प्रदेश, कितना आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अचीवमेंट है ये। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले 3 सालों में अगर बात किया जाए 1,03,654 रुपए से बढ़कर 1,40,558 हुई है। तो 583 हुई है, 1,40,583 हुई है। और इसके अलावा 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.6 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से मुक्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार गरीबी रेखा जो है वो अब लोग जो है उससे ऊपर उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते अनवरत आगे बढ़ रहा, आर्थिक उन्नति की ओर मध्य प्रदेश। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विकास भोंदिया प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश उन्नति के रास्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए सुरेश जी से समझेंगे। सुरेश जी, मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि गरीबी रेखा के ऊपर तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास के रास्ते चल पड़ा है, अग्रसर है। क्या आप क्या कहेंगे, क्या वास्तव में ये विकास जो कहा जा रहा है, वास्तव में मध्य प्रदेश उतना विकास किया है? गरीब पुअर्टी लाइन के ऊपर लोग आगे बढ़े हैं, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों से जो जिनने भी राज किया है उन्होंने राज्य के डेवलपमेंट के ऊपर एक विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हाँ। और वो विशेष ध्यान केंद्रित करने का जो परिणाम है, क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक दल की सरकार लंबे समय तक होती है तो ये सबको मालूम है कि वो अपने आउटपुट के बारे में बताएगा, क्योंकि ये बहाना नहीं चल सकता ना कि 5 बरस तो किसी ने हमें काम ही नहीं करने दिया या 1.5 साल हमने काम ही नहीं करने दिया। ये बहाने नहीं चलते। आपके पास यदि 18 बरस की सरकार है, 20 बरस की सरकार है, तो उसके अंदर आपको आउटपुट देना पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी कारखाना जो है बन सकता है, इसके अंदर यदि विद्युत संयंत्र लगाना है तो वो बन सकता है, यदि रोड ट्रांसपोर्ट के काम करना होते तो वो हो सकते हैं, इंडस्ट्री नई लगाने होती तो इतने वर्षों में इंडस्ट्री का आउटपुट सामने आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी लंबा शासन, एक जैसी नीति, एक नेतृत्व के अंदर होता है तो उसके आउटपुट आते हैं।
जी। शिवराज जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि शिवराज जी सुबेरे से शाम तक मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुझे मध्य प्रदेश के लोगों का एक ऐसा संसाधन तैयार करना है, मानव संसाधन समझ लीजिए, अधोसंरचना का संसाधन समझ लीजिए, कृषि क्षेत्र में विकास की बात समझ लीजिए, विद्युत डायवर्सन की बात समझ लीजिए कि 2 फीडर बना दिए किसानों के लिए अलग और रहवासियों के लिए अलग। तो ये सारे काम ऐसे तरीके से हुए थे जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से आउटपुट आना था। कमलनाथ जी उद्योगपति थे, उन्होंने जब 18 महीने की सरकार हुई तो 18 महीने की सरकार में उनका जो काम करने का तरीका था वो भी एक तरीके के रूप में सामने आया। तो इन सारी चीजों को देख करके हमें ये विश्वास है। और जो बीमारू राज्य की जो एक परिकल्पना थी उभरा है मध्य प्रदेश, और उसका कारण ये है कि जो आसपास के और राज्य भी थे जिनके शब्दों को जोड़ करके बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस टाइप के जो नाम थे, तो उन सबको में भी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि लंबे समय पहले बीमारू राज्य दिया गया था। तो ये हुआ है। एक चीज मैं और जो कहूंगा, जो मैं आंकड़ों के अंदर थोड़ा सा कभी यदि बाई दी वे दखल रखने की कोशिश करता हूं, तब एक ये पीडीएस सिस्टम जो है इसने हमारे गरीबी के आंकड़ों को स्वाभाविक रूप से बढ़ा रखा है। क्योंकि आप पीडीएस का, तो जब आप गरीबी के आंकड़े दोगे तभी आपको पीडीएस का अनाज मिलेगा, तो वो उसके लिए आंकड़े बढ़े हुए थे। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने या नीति आयोग ने शिकंजा कसा हो और उसके कारण कुछ आंकड़े कम हुए हों, कुछ रियलिटी में हुए होंगे, कुछ उसके कारण हुए होंगे। मुझे लगता है काफी कुछ परिवर्तन आया है। चलिए विकास जी, मेरा सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। पहले तो आप लोगों को बधाई, फिर ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या कुछ आपका रणनीति रहा जिससे मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से निकलकर एक प्रगतिशील रास्ते पर अब अनवरत आगे बढ़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार को ही, ये मध्य प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है, अभिनंदन की पात्र है कि हमने इस बात को असेस किया, उसके लिए हिम्मत जुटाई, काम किया, योजना बनाई कि हम कैसे अपनी गरीबी को कम कर सके और अपने में से गरीब साथियों को कम कर सके। ये अच्छा सवाल है कि इसके लिए क्या रणनीति अपनाई। एक बात सुरेश शर्मा जी भाई साहब ने कही कि नेतृत्व जो होता है उसकी जो दमदारी होती है, उसकी जो सोच होती है, उसकी काम करने की जो क्षमता होती है, उस अनुरूप बाकी प्रदेश भी फॉलो करता। तो इसमें यकीनन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन रणनीति बड़ी स्पष्ट थी। मध्य प्रदेश सरकार भी और केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए साथ जुटी है। केंद्र में दो ईगो आने लगा थोड़ा सा, लेकिन केंद्र में पहली बार केवल खोखला नारा नहीं दिया गया कि गरीबी हटाने का, जैसा 1971 से चला आ रहा था। एक हमने फोकस प्लान बनाया केंद्र सरकार ने कि भाई आखिर गरीबी के क्या क्या बिंदु। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की जो एक गाइडलाइन थी उसको हमने लिया कि उसमें कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अलग अलग मापदंड रहेंगे, उनके बिंदुवार भी अलग अलग रहेंगे। जैसे शिक्षा में स्कूल, उच्च शिक्षा में कितने लोग जाते हैं, शिक्षा की क्या स्थिति आदि, वो प्लान आउट करके जो एक बात आई ना कि 2015-16 में प्रथमतः बड़ा हल्ला किया था विपक्ष ने कि भाई मध्य प्रदेश में इतने सारे आकांक्षी जिले हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। वो आखिरकार एक स्ट्रेटेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिली हुई कि हम पहले ये वर्कआउट तो करें कि हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ गरीबी ज्यादा है। उनको वर्कआउट किया, उनको चिन्हित करके उनके लिए योजना बनाई। केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई उसका परिपालन मध्य प्रदेश ने किया, और आप आज देखेंगे कि जो हम 1.35 करोड़ लोगों को इससे बाहर ला सके, उसका कारण है कि हमने उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर किया। तो वो कैसे किया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए एक जरिया था कि गैस घर में कोयले या लकड़ी के चूल्हे की जगह गैस के ऊपर खाना बनने का प्रबंधन किया जाए। उसके लिए सरकार ने सहायता दी। पीने योग्य पानी की व्यवस्था की जाए, उनकी आमदनी की व्यवस्था की जाए। तो कुल मिला के
उनकी आय भी बढ़ाना है और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाना है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर ढंग की देना है और उन्हें शिक्षा के अवसर भी हमने नियोजित किए। इसके कारण आपने देखा होगा कि जो वर्ष 2019 से 21 का हम वक्त कहते हैं, जो कि कुछ हद तक कोरोना का भी संक्रमण काल था, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्थाएं प्रगति की ओर नहीं थी, हमारी अर्थव्यवस्था केवल सुरक्षात्मक उपायों में लगी थी, तो भी हम मध्य प्रदेश ने इतना फासला तय कर लिया कि अब हम पहले तीसरे नंबर पे होते थे पिछड़े मामले में, आज हम उस पायदान से बहुत बेहतर स्थिति में हो गए। और जो पूरा इस एक कूद की सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है विकास जी, आपकी बात आ गई। सुरेश जी, मेरा एक सवाल आपसे कि कृषि के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने काफी विकास किया है और इसके अलावा स्वच्छता के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत विकास किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनवरत जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं। तो इन जितने भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आपकी दृष्टि में कितने वो खरे उतर रहे हैं और आप कितना सार्थक और सकारात्मक दृष्टि में इसको मान रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुझे वो दिन याद है जब शिवराज जी वहां से अपने गांव से यानी कि जैत से भोपाल आए थे और उस समय हमने उनका पहला भाषण सुना था। और पहले भाषण में उनकी जो पीड़ा थी वो ये थी, मैं आपको बहुत पुरानी बात याद दिला रहा हूं। उनका कहना था कि यदि टाटा जो है वो खेत में उपयोग होने वाली सामग्री बनाएगा और बाटा यदि जो है जूते चप्पल बनाएगा, तब हमारे गांव का रामू और श्यामू क्या करेगा। ये उनका भाषण का अंश होता था। यानी कि जो गरीब व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की जो पीड़ा है और वो औद्योगिकीकरण के कारण प्रभावित हो रही है, ये शिवराज जी अपने भाषण का अंग बनाते थे। फिर वो ये कहते थे कि मैं पांव पांव चल करके गांव में मजदूर और किसान की चिंता से रूबरू हुआ हूं और मैंने अपने घर में देखा है। तो आप अंदाज करिए कि सबसे पहला प्रयास हुआ था राजस्व पुस्तिका में बदलाव का, मुझे अच्छे से याद है। जी। और उसमें जो छोटे छोटे नुकसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते थे उसको सरकार ने बदला। उसके बाद जो किसान के ऊपर कर्ज रहता है, उस कर्ज को पाटने के लिए निरंतर प्रयास हुए और उसके बाद 0 दर पर ब्याज जैसी स्थिति तक सरकार पहुंची। और ये किसान की तरफ से जो बदले में मिला वो ये मिला कि मध्य प्रदेश उत्पादन के मामले में पंजाब के आसपास जाकर के खड़ा हो गया, मैंने 2nd नंबर की पोजीशन में हो गया जी। और कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो कंटिन्यू लेने वाला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जो हमारे प्रदेश के किसानों की जो जिसको कह सकते हैं ना पुरुषार्थ का परिणाम है। सरकार का प्रबंधन होता है। तो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति में काफी सुधार आया। और आप इधर जो है अब वर्तमान में जैसे आर्थिक स्थिति किसानों की सुधारने के लिए और जो एमएसपी में बढ़ोतरी का जो ये मामला हुआ है, ये एक पॉजिटिव बात कह रहा हूं मैं। नकारात्मकता कितनी ला सकते हैं हम, उसमें कोई जी। लेकिन सरकार की योजनाएं, एक आप मध्य प्रदेश की जो डेवलपमेंट की थ्योरी में एक बड़ी बात और देखेंगे आप, उसका यदि मौके पर बहुत अच्छा लगेगा, और वो ये है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी भय के, बिना किसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के काम किए हैं। वो चाहे किसी कारण से बाधा है उसको दूर किया हो या आर्थिक असुविधाएं हैं उनको सुधारते हुए काम किया हो या जो भी किया हो, उन सारी योजनाओं अगले दिन ही मध्य प्रदेश में लागू किया है, जिसके कारण आपको केंद्र का सपोर्ट कुछ ज्यादा मिले। बिल्कुल देंगे तो आपका आर्थिक डिस्बर्समेंट ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वो ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान में लाडली बहना योजना हो, कन्यादान योजना हो या सीधे किसान के खाते में पैसा जमा कराने वाली बात हो, इससे लिक्विडिटी जो है वो बाजार में बढ़ती है, क्योंकि आदमी की क्रय शक्ति बढ़ती है, बाजार उठता है, टैक्सेशन आते हैं तो राज्य की सरकार को अपने संसाधनों में बढ़ोतरी का मौका मिलता है। मुझे लगता है ये एक ऐसा चक्र है जिस चक्र को बनाने में अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी कामयाब हुआ है और केंद्र सरकार की भी कामयाब। बिल्कुल विकास जी, मेरा एक सवाल ये कि बीजेपी सरकार ने साल 2047 तक भारत को एक विकसित
देश बनाने का एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप लोग अनवरत उसके लिए काम कर रहे हैं। हर एक राज्य बीजेपी शासित और पूरा देश जो है उस पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या मानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे और दुरुस्त करने की जरूरत है, जिससे हम विकासशील से विकसित हो जाए, विकसित मध्य प्रदेश के बारे में हम सोचें? अगली चर्चा करें तो विकसित मध्य प्रदेश पे बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और भारत सरकार केवल अपनी पार्टी से रिलेटेड और शासित प्रदेशों की चिंता नहीं कर रही, पूरे भारत की कर रही है। क्योंकि जब तक पूरा भारत आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश तो आगे नहीं बढ़ सकता ना, पूरे प्रदेश आगे वही जी। देखिए, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूँ, 2023 का जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी स्पेसिफिक बात की थी, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ, और वही मोटो है हमारा देश का कि देखिए अब हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे बेहतर ध्यान देना है। उसमें आपने देखा होगा कि बजट में व्यय भी बढ़ाया गया है। आजकल शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य शिक्षा की योजनाओं के ऊपर बल देते हुए जगह जगह, मतलब विभिन्न कैबिनेट मीटिंग्स में भी फोकस करते हुए उनके ऊपर काम किया जाता है। शिवराज जी के उद्बोधन आप सुनेंगे तो उन बातों को वो एम्फेसाइज लगातार करते रहते हैं। देखिए, अब स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि अगर घर परिवार में केवल निम्न वर्ग का ही नहीं, वो मध्यम वर्ग का ही परिवार हो और स्वास्थ्य खराब हो जाए तो परिवार गरीबी की ओर मुड़ जाता है। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की सरकारी सहायता स्वास्थ्य हेतु प्राप्त होने लगी है, उसके कारण अब किसी की वो स्थिति नहीं हो सकती कि वो स्वास्थ्य के कारण गरीब हो जाए। अब मध्य प्रदेश में सवाल ये था कि आयुष्मान योजना तो लागू कर दी, आपको स्वास्थ्य सेवाएं भी उस उच्च स्तर की बनाना है, वो शासकीय क्षेत्र में भी चाहिए और निजी क्षेत्र में भी चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई ताकि डॉक्टर ज्यादा उपलब्ध हो सके, नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई है। शिक्षा के मामले में आप देखेंगे तो उसमें भी स्कूली शिक्षा, और अब मुख्यमंत्री जी ने फोकस चालू किया है कि कैसे हमारे स्कूली छात्र उच्च शिक्षा की ओर मुखातिब हो। तो जो बच्चे अपने स्कूल में मेरिट में आएंगे उन्हें कैसे स्कूटी दी जाएगी, स्कूटर दी जाएगी, मतलब वो लड़का हो या लड़की हो। ये एक ऐसी चीज है, उनके वजीफे का प्लानिंग करना, उनके हॉस्टल में रहने के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंधन, एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आज ही मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, उन्होंने कहा कि आगे जो है एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, सरकार उनको विशेष सुविधा देगी, सरकार उन्हें पढ़ाएगी, यानी एक और पहल लेकर आए हैं। देखिए, अगर स्वस्थ परिवार होगा और शिक्षित परिवार होगा तो वो स्वमेव, जो सरकार ने एक आधारभूत संरचना का क्रिएशन मध्य प्रदेश में कर दिया है, इरिगेशन, बिजली, रोड नेटवर्क, पीने का पानी, ये सब आधारभूत संरचनाएं क्रिएट हो गई। इसके बाद तो व्यक्ति खुद अपने को, अपने परिवार को और पूरे समाज को, प्रदेश को, यहाँ तक कि पूरे देश को हम आगे ले जा सकेंगे। इसमें मैं कहूँगा, देखिए, देश में जो पॉवर्टी रिडक्शन का एवरेज है, मध्य प्रदेश उससे भी बेहतर काम कर रहा है। अब हम वो लाल रंग में दिखाए जाने वाले गरीबी वाले प्रदेश नहीं बचे, हमें हरे रंग में दिखाया जाने लगा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो हमने अपनी स्थिति को बेहतर किया। वहीं पे आप देखेंगे आज झारखंड वगैरह, वहां अभी भी लाल रंग से ही उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमें अब स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर काम करने की ओर बढ़ना है। बिल्कुल। सुरेश जी, मेरा एक सवाल, देखिए, विकास के पैमाने पर कुछ बातें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, एक आम आदमी के लिए ये सबसे जरूरी चीज होती है, और साथ ही अगर सड़क व्यवस्था की बात करें, विकास की जो गाड़ी है वो सड़क से चलती है। पहले ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में, कुछ दिन से मैं एक ऐड देख रहा था यहीं पे, कि गड्ढे इतने ज्यादा हैं तो पता चलता था कि मध्य प्रदेश आ गया, एक ऐसे कुछ प्रचार चल रहा। क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई? क्या आप मानते हैं कि विकास की जो पहिया है, जो सड़क पर गड्ढों में न फंसे, ऐसा कुछ सूरत, दशा और दिशा बदले हैं क्या? आप जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, वो नितिन गडकरी जी की इस बात पे आलोचना नहीं कर सकता कि उन्होंने नेशनल लेवल पर जो है
किस प्रकार से रोड संधारण का काम किया है, नए रोड का निर्माण का काम किया है, हाईवेज बने हैं और बड़ी संख्या में हुआ है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी ये सारी स्थितियां हुई हैं। कई बार अतिवर्षा के कारण जो सड़कें टूट जाती हैं वो उनका संधारण बहुत जल्दी हो जाता है। ये बात सही है कि कई जगह शिकायत आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात की दृष्टि से जो सड़कें हैं उनके संधारण में बहुत अधिक समय नहीं लगता। तो ये तो बिल्कुल है। और मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि यदि हमारे पास कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए बड़ा काम आती है। आज हम बार-बार जीएसटी की आलोचना करते हैं, हमने राजनेताओं के बड़े-बड़े राजनेताओं को जीएसटी की प्रशंसा आलोचना करते हुए सुना है। इसका एक बहुत अच्छा आउटपुट जो है मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वो ये है कि जीएसटी के कारण जो एक स्थान विशेष पर कारोबार करने की मनोवृत्ति थी, जो पोर्ट के पास में है, अच्छे ट्रांजैक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन क्षेत्रों में करने के कारण मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, वहां जो है कहीं बहुत कनेक्टिविटी का ऐसा मामला नहीं है कि आपने पोर्ट के माध्यम से कहीं भेज दिया। तो यहाँ जो है ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ना जो है यहाँ ट्रेड सेंटर बनेगा। तो ये एक बड़ा खामियाजा मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा था। जीएसटी के बाद जो है इस प्रकार के दौर खत्म हो गए, क्योंकि अब जीएसटी जो है, पहले तो वो था जहां उत्पादन होगा वहां जीएसटी लगाओ, बहुत भावों का अंतर नहीं आएगा। अब तो पूरे देश में एक जैसा वातावरण बन गया, तो कोई भी कहीं भी अपने ब्रांचेस खोल रहा है। हमारा इंदौर तेजी से डेवलप हुआ है, अन्य हमारे जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वो डेवलप हुए हैं। फिर हमारे पास जो खनिज और गौण खनिज का जो एक क्षेत्र है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के राजस्व में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई। हम एक मामले में जरूर कहीं न कहीं आकर के उलझ जाते हैं कि हमारा जो ये खनिज संपदा का जो कोयला और ये सब है, उसके बराबर की हमको रॉयल्टी नहीं मिल पाती। वो एक आनुपातिक दृष्टि से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कम है। मैंने भी एक बार पत्रकार वार्ता में सवाल पूछ लिया था कि भाई आप मध्य प्रदेश से इतना कोयला ले जाते हो, लेकिन हमारे जो ताप विद्युत गृह हैं उनके लिए कोयला हमको कहीं और से बुलाना पड़ता है, तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश को ही दे दो ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। आप दूसरी तरफ देखिए, कल परसों का ही हमने खबरें देखी हैं, एडवर्टीजमेंट भी सब लोगों को मिला है कि मध्य प्रदेश में कई जो रेलवे स्टेशन हैं उनको भी जो है वैश्विक स्तर का बनाने की बात आई। मेरे ख्याल से काफी कुछ 58 या इतने कुछ मध्य प्रदेश के। तो आप जब ये कनेक्टिविटी देखेंगे, आप देखिए, आपको एक चीज मैं और बीच में बोल दूं, जो सिंगरौली से कटनी तक का रोड है, रेलवे लाइन थी, वो बरसों से सिंगल थी, जबकि हमको ये मालूम है कि सिंगरौली से हमें कोयला कितनी मात्रा में ढोना पड़ता है, तो अब वो भी डबल हो गई। तो हमारा जो आवागमन का साधन है, जिसने हमारे व्यापार की सुगमता को ला दिया है। एक बात मैं और कह करके मेरी बात रोक दूंगा, और वो ये है कि हमारी एक आदत बनी हुई थी, जैसे आज आपने भी सवाल पूछा तो रोटी कपड़ा मकान का पूछा, तो ये हमारी एक आदत सी बनी हुई है कि हमने जो अधोसंरचना शब्द है, उस अधोसंरचना शब्द का उपयोग केवल सड़क, बिजली और पानी के लिए किया है, जबकि आज अधोसंरचना की व्याख्या बदलते हुए इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया गया है। तब अधोसंरचना के लिए केवल हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो केवल इनके लिए नहीं करेंगे, हम जो है शिक्षा की दृष्टि से भी। और एक और आप चीज देखिए, जो शिक्षा की नेगेटिविटी थी वो वर्तमान सरकार ने कम की है। पहले एनरोलमेंट का एक ऐसा मामला हो जाता था, शिक्षा की नेगेटिविटी कम की है विकास, तभी तो आज इस विकास पर चर्चा कर रहे हैं। विकास जी, आपसे कि कहा जा रहा है कि जो ये डेवलपमेंट हुआ है, देश का 10% जो है गरीबी आपने कम कर दिया। क्या उम्मीद किया जाए आगे, और क्या कुछ आप लोग रोड मैप तैयार करेंगे जो और गरीबी तेजी से नीचे हो, मध्य प्रदेश वास्तव में विकसित हो जाए? देखिए, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और यही आपको फाइनल कमेंट भी होगा विकास जी। जी, ये गरीबी जो कम होगी ना, एकदम इंक्लाइंड डिक्लिनेशन आएगा, स्टीप डिक्लिनेशन आएगा। उसका कारण एक मैं बताऊंगा आपको। जो 19-21 के फिगर दिख रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बहुत ज्यादा तेजी से कम जी। शहरी क्षेत्र के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी तेजी से डिक्लाइन होने का एक सुखद स्थिति ये बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल्दी से जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर सब उठे। और सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने देखा कि आर्थिक उन्नति की ओर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
विकसित भारत बनने की दिशा के साथ विकसित मध्य प्रदेश भी अब होता जा रहा है। गरीबी 10% मध्य प्रदेश में देश की कम हुई, यानी 1,36,000 लोग जो थे वो पहले गरीब थे, अब वो गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ